हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजडम टेल्स में। कल्पना कीजिए 17वीं सदी का भारत, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला एक समृद्ध देश, जहां बाजारों में रेशम चमकता था, मसालों की खुशबू हवाओं में घुली रहती थी और राजाओं के दरबार वैभव से जगमगाते थे। उसी समय समुद्र के रास्ते कुछ जहाज हिंदुस्तान की धरती की ओर बढ़ रहे थे। उन जहाज़ों पर सवार लोग खुद को व्यापारी बताते थे, लेकिन उनके इरादे सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थे। वे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। हाथों में व्यापार की अनुमति, होठों पर मुस्कान और दिमाग में एक लंबी योजना। उन्होंने कहा, हम सिर्फ व्यापार करने आए हैं, और धीरे धीरे भारत की धरती पर अपने कदम जमाने लगे। शुरुआत छोटी थी, कुछ गोदाम, कुछ समझौते, कुछ रिश्ते। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, व्यापार सत्ता में बदलने लगा। भारतीय राजाओं के बीच के मतभेद उनके लिए अवसर बन गए। एक एक करके उन्होंने भरोसा जीता और फिर उसी भरोसे को हथियार बना लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो लोग मेहमान बनकर आए थे, वही एक दिन मालिक बन बैठेंगे। यह कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और फूट डालो और राज करो की नीति की है। तो आज हम जानेंगे कैसे व्यापार के बहाने आए अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया और कैसे एक समृद्ध देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह कोई कहानी या मिथक नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी। दुनिया भर के व्यापारी अरब, फारस, चीन और यूरोप से हिंदुस्तान की धरती तक पहुंचने के लिए समुद्रों को पार करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ मसाले या रेशम नहीं, बल्कि समृद्धि बहती थी। उस समय भारत पर शासन कर रहा था शक्तिशाली मुगल एम्पायर। बादशाहों के दरबारों में सोने चांदी की चमक थी। कला और स्थापत्य अपनी ऊंचाई पर थे। दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे शहर दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में गिने जाते थे। खेतों में लहलहाती फसलें थीं, नदियां जीवन दे रही थीं, और कारीगरों के हाथों से निकलता हुआ कपड़ा यूरोप के बाजारों में शान से बिकता था। ढाका की मलमल इतनी महीन थी कि कहा जाता था वह अंगूठी में से निकल जाए। भारतीय मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची यूरोप में सोने के बराबर मूल्य रखते थे। लेकिन हर समृद्धि के पीछे एक कमजोरी भी छुपी होती है। भारत विशाल था और इतने बड़े भूभाग में छोटे छोटे राज्यों और राजाओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। मुगल साम्राज्य मजबूत था, पर समय के साथ उसकी पकड़ ढीली होने लगी थी। दरबारों की राजनीति, उत्तराधिकार के संघर्ष और क्षेत्रीय शक्तियों का उभरना, यह सब धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति बना रहा था जहां बाहरी ताकतों के लिए जगह बन सकती थी। भारत मजबूत था, अमीर था, लेकिन अंदर से बटा हुआ भी था। और शायद यही वह दरार थी जिसे आने वाले समय में कुछ विदेशी व्यापारी पहचानने वाले थे। साल था 1600। इंग्लैंड की धरती पर एक कंपनी की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं, बल्कि एक साम्राज्य की नींव बनने वाली है। समुद्र के रास्ते लंबी और खतरनाक यात्रा के बाद अंग्रेज व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे। उनके जहाजों में तोपें भी थीं, लेकिन वे इन्हें छुपा कर रखते थे। चेहरे पर विनम्रता, हाथों में व्यापार का प्रस्ताव। हम सिर्फ मसाले और कपड़ा खरीदने आए हैं। सूरत के बंदरगाह पर उन्होंने पहला कदम रखा। मुगल बादशाहों ने उन्हें व्यापार की अनुमति दी, क्योंकि वे उन्हें एक और विदेशी व्यापार से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने कारखाने यानी व्यापारिक ठिकाने स्थापित किए। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जैसे शहरों में उनकी पकड़ मजबूत होने लगी। लेकिन यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह विश्वास जीतने की एक रणनीति थी। वे स्थानीय शासकों से दोस्ती करते, उन्हें व्यापार देते, उनकी राजनीतिक समस्याओं में सलाह देने लगे, और फिर व्यापार से सुरक्षा की मांग शुरू की। हमारे गोदामों की रक्षा के लिए कुछ सैनिक चाहिए। सैनिक आए, फिर किले बने, और देखते ही देखते एक व्यापारी कंपनी के पास अपनी सेना तैयार हो गई। भारतीय शासकों को लगा यह तो बस व्यापार है, लेकिन अंग्रेजों के लिए यह पहला कदम था सत्ता की ओर। वे समझ चुके थे कि भारत केवल धन का स्रोत नहीं है, ये अवसरों की भूमि है, और अवसर वही देख सकता है जो धैर्य और रणनीति दोनों रखता हो। यही वह पल था जब कहानी ने मोड़ लिया।
व्यापार धीरे धीरे राजनीति में बदल रहा था और मेहमान धीरे धीरे मालिक बनने की तैयारी कर रहे थे। यह भूमि समृद्ध और शक्तिशाली दिखती थी, लेकिन भीतर कहीं न कहीं दरारें भी थीं। और इन्हीं दरारों को सबसे पहले पहचाना उन व्यापारियों ने, जो अब सिर्फ व्यापारी नहीं रह गए थे। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि भारत को हराने के लिए बड़ी सेना की नहीं, बड़ी चाल की जरूरत है। उन्होंने तलवार से पहले दिमाग का इस्तेमाल किया। जहां दो राजा आपस में लड़ते थे, वहां वे मित्र बनकर पहुंचे। जहां उत्तराधिकार को लेकर विवाद होता, वहां वे सलाहकार बन जाते। जहां कोई शासक अपने पड़ोसी से डरता, वहां वे रक्षक बनकर खड़े हो जाते। धीरे धीरे उन्होंने एक नीति को अपनाया, फूट डालो और राज करो, यानी भारतीयों को आपस में बांटो और फिर उन पर राज करो। कभी वे एक राजा का साथ देते, कभी दूसरे का। एक को हथियार देते, दूसरे को आश्वासन। और जब दोनों कमजोर हो जाते, तब असली ताकत उनके हाथ में चली जाती। कई बार तो युद्ध मैदान में तलवारें भारतीयों की होती थी, लेकिन रणनीति अंग्रेजों की। वे जानते थे जब तक भारत एकजुट है, उसे झुकाना मुश्किल है, लेकिन अगर उसे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो जीत आसान हो जाएगी। धीरे धीरे यह नीति असर दिखाने लगी। भारतीय राज्यों के बीच अविश्वास बढ़ा, दोस्त दुश्मन बनने लगे और अंग्रेज बार बार मददगार बनकर सामने आते रहे, जब तक कि असली शक्ति उनके हाथों में नहीं आ गई। यह कोई एक दिन की कहानी नहीं थी, यह वर्षों की रणनीति थी। एक ऐसी चाल जिसमें गोली कम चली, लेकिन दिमाग ज्यादा चला। 1757 बंगाल की धरती पर बादल सिर्फ आसमान में ही नहीं, इतिहास में भी घिर रहे थे। यह वह क्षण था जहां से भारत की किस्मत एक नए मोड़ पर मुड़ने वाली थी। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। उपजाऊ जमीन, भरपूर व्यापार और अपार धन। यहाँ के नवाब थे युवा और आत्मविश्वासी सिराजुद्दौला। उन्होंने साफ कह दिया था, अंग्रेज अपनी सीमाओं में रहें, किलेबंदी बंद करें और बंगाल की सत्ता में हस्तक्षेप न करें। दूसरी ओर खड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब केवल व्यापार नहीं कर रही थी, उसके पास अपनी सेना थी, अपने सैनिक थे और सबसे खतरनाक उसकी चालें थीं। 23 जून 1757 स्थान बैटल ऑफ प्लासी। एक छोटा सा गांव, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा। मैदान में नवाब की सेना संख्या में अधिक थी, तोपें थीं, घुड़सवार थे, हजारों सैनिक थे। दूसरी ओर अंग्रेजों की सेना छोटी थी, लेकिन इस युद्ध की दिशा तलवारों ने नहीं, विश्वासघात ने तय की। नवाब के सेनापति मीर जाफर, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही अंग्रेजों से गुप्त समझौता कर चुके थे। युद्ध शुरू हुआ, गोलियां चली, लेकिन निर्णायक क्षण पर नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा निष्क्रिय खड़ा रहा। सिराजुद्दौला अकेले पड़ गए। कुछ ही घंटों में युद्ध समाप्त हो गया। यह केवल एक नवाब की हार नहीं थी, यह भारत की स्वतंत्र सत्ता पर पहला गहरा वार था। इस जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की अपार संपत्ति पर नियंत्रण पा लिया। व्यापार अब पूरी तरह उनके हाथ में था और सबसे महत्वपूर्ण, अब उन्हें समझ आ गया था कि भारत को जीतना संभव है। प्लासी की यह लड़ाई छोटी थी, लेकिन इसका असर विशाल था। यहीं से एक कंपनी ने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। यहीं से व्यापार सत्ता में बदल गया और यहीं से भारत की गुलामी की असली शुरुआत हुई। प्लासी की लड़ाई के बाद सब कुछ बदल चुका था। अब अंग्रेज केवल मेहमान या व्यापारी नहीं थे, वे बंगाल की दौलत के असली मालिक बन बैठे थे। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लूट जिसने धीरे धीरे पूरे भारत को अंदर से खोखला कर दिया। कल्पना कीजिए, एक समय था जब ढाका की मलमल, बनारस का रेशम और सूरत का कपास दुनिया भर में मशहूर था। भारतीय कारीगरों के हाथों में जादू था। उनके बनाए कपड़े यूरोप के बाजारों में ऊंचे दामों पर बिकते थे, लेकिन अब वही बाजार बदल चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए कानून बनाए, भारतीय किसानों पर भारी कर लगा दिए। जमीन का लगान इतना बढ़ा दिया गया कि किसान कर्ज में डूबने लगे। अगर फसल खराब हुई तो भी कर देना ही था, नहीं दिया तो जमीन छिन जाती। दूसरी ओर भारतीय कारीगरों को मजबूर किया गया कि वो अपना माल सिर्फ अंग्रेजों को ही बेचें, वह भी बेहद कम कीमत पर। जो मना करता उसे सजा मिलती। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल सस्ते में लेना शुरू किया, कपास, नील, मसाले। फिर उसी कच्चे माल से इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में तैयार माल बनता और वही सामान भारत में महंगे दामों पर बेचा जाता।
भारत का उद्योग टूटने लगा, कारीगर बेरोजगार हो गए, गांवों में भूख फैलने लगी। कहा जाता है कि बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, लाखों लोग भूख से मर गए। लेकिन अंग्रेजों के जहाज फिर भी अनाज और धन से भरे इंग्लैंड की ओर जाते रहे। यह युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जा रहा था, यह युद्ध अर्थव्यवस्था पर था। भारत से धन की एक निरंतर धारा बह रही थी, सीधे ब्रिटेन की ओर। इसे बाद में धन निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया। एक समय का समृद्ध भारत अब धीरे धीरे गरीब होने लगा था। बाजार वही थे, लोग वही थे, लेकिन अब संपत्ति उनकी नहीं रही थी। 1857 भारत की हवा में एक बेचैनी थी। वर्षों से जमा गुस्सा अब चिंगारी बनने को तैयार था। किसान परेशान थे, कारीगर बेरोजगार थे, राजाओं की सत्ता छीनी जा चुकी थी और भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों की सेना में काम करते थे, अपने ही देश में अपमान झेल रहे थे। कहानी शुरू होती है मेरठ से। भारतीय सिपाहियों के हाथों में नई एनफील्ड राइफल दी गई। कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था और यह खबर फैल गई कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, यह आस्था और सम्मान पर चोट थी। 10 मई 1857 मेरठ में विद्रोह फूट पड़ा। सिपाहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी और देखते ही देखते यह आग दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ तक फैल गई। दिल्ली में बुजुर्ग बादशाह बहादुर शाह जफर प्रतीकात्मक रूप से सम्राट घोषित किया गया। यह विद्रोह केवल सैनिकों का नहीं था, यह जनता का विद्रोह बन चुका था। झांसी में एक रानी खड़ी हुई, वीरता और आत्मसम्मान की मिसाल, रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तलवार उठाई, घोड़े पर सवार हुई और अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। कानपुर में नाना साहिब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, हर तरफ एक ही आवाज़ थी, अब बहुत हो चुका। यह लड़ाई संगठित नहीं थी, संसाधन कम थे, लेकिन जज्बा असीम था। आखिरकार अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। दमन हुआ, फांसियां दी गई, शहर उजाड़ दिए गए। लेकिन क्या यह हार थी? नहीं, यह एक शुरुआत थी। यह वह पहली बड़ी चिंगारी थी जिसने पूरे देश को यह एहसास दिलाया कि अंग्रेज अजेय नहीं है। 1857 की क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन उसने आज़ादी की लौ जला दी और उस लौ को बुझाने में अंग्रेज़ों को लगभग 90 साल लग गए। अंग्रेज़ों को समझ आ गया था कि अब भारत को केवल एक कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अब तक भारत पर शासन कर रही थी एक व्यापारिक संस्था, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन की संसद ने एक बड़ा फैसला लिया। साल 1858 एक कानून पारित हुआ और उसी क्षण भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटेन क्राउन के अधीन चला गया। अब भारत केवल व्यापार का केंद्र नहीं था, वह आधिकारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया ने घोषणा जारी की। उसमें वादा किया गया, भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप नहीं होगा, न्याय होगा, समानता होगी। शब्द मीठे थे, लेकिन सत्ता अब पूरी तरह लंदन के हाथों में थी। भारत में एक नया पद बना, वाइसरॉय, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि होता था। दिल्ली, कलकत्ता और बाद में नई दिल्ली से शासन चलने लगा। अंग्रेजों ने प्रशासन को और मजबूत किया, रेलवे बिछाए, टेलीग्राम लगाए, नई शिक्षा प्रणाली शुरू की। लेकिन यह सब केवल विकास के लिए नहीं था, यह शासन को और प्रभावी बनाने के लिए था। भारतीय राजाओं को सहायक संधियों में बांधा गया, जो विरोध करता उसकी रियासत छीन ली जाती। अंग्रेजी कानून लागू हुए, भारतीयों को ऊंचे पदों से दूर रखा गया। अब गुलामी केवल कंपनी की चाल नहीं थी, अब वह एक साम्राज्य की आधिकारिक नीति थी। भारत शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर एक नई चेतना जन्म ले रही थी। पढ़े लिखे भारतीय सवाल पूछने लगे थे, नए नेता उभरने लगे थे और आने वाले दशकों में यही चेतना एक विशाल स्वतंत्रता आंदोलन में बदलने वाली थी। अंग्रेजों का शासन सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था, यह भारत की आत्मा पर पड़ा एक गहरा प्रभाव था। लगभग 200 वर्षों की गुलामी ने इस देश को अंदर से बदल दिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जो कभी विश्व व्यापार का केंद्र था, अब कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश बन चुका था। गांवों में गरीबी बढ़ चुकी थी, कारीगरों की पीढ़ियां जिनके हाथों में हुनर था, अब काम की तलाश में भटक रही थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती।
अंग्रेज़ों ने रेल की पटरियां बिछाई। पहली ट्रेन 1853 में चली। टेलीग्राफ आया, डाक व्यवस्था मजबूत हुई, अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली लागू की गई। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। ऊपर से यह सब आधुनिकता लगती थी, लेकिन इसके पीछे भी एक उद्देश्य था, शासन को आसान बनाना। अंग्रेजी शिक्षा ने एक नया वर्ग तैयार किया, पढ़ा लिखा भारतीय मध्यम वर्ग। यही वर्ग आगे चलकर सवाल पूछने लगा, हम अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक क्यों हैं? धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेने लगी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। यह एक राजनीतिक मंच था जहां भारतीय अपनी आवाज़ उठाने लगे। गुलामी ने भारत को दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द ने एकता भी पैदा की। पहले जहां लोग अपनी अपनी रियासतों तक सीमित थे, अब वे खुद को भारतीय समझने लगे थे। अंग्रेज़ों की नीतियों ने भले ही देश को बांटने की कोशिश की, लेकिन उसी दौर में आज़ादी की चिंगारी भी हर दिल में जलने लगी। गुलामी ने भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया, लेकिन उसी ने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव भी रखी। इतिहास का यह अध्याय हमें एक सच्चाई सिखाता है, कभी कभी अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही उजली होती है, और वह सुबह 1947 में आने वाली थी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अंग्रेज़ों के भारत आने की नहीं थी। यह कहानी थी चालाकी से शुरू हुई एक व्यापार की, जो धीरे धीरे बदल गई सत्ता की भूख में। समुद्र किनारे खड़े वे जहाज, शायद उस समय किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वे सिर्फ मसाले लेने नहीं आए थे, वे आए थे इतिहास बदलने। लेकिन याद रखिए, जिस धरती ने गुलामी देखी, उसी धरती ने बलिदान भी दिए। जिस देश को तोड़ने की कोशिश की गई, वही देश एक दिन आज़ाद होकर खड़ा हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।